इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो में जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ की बैठक, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर हुआ तेज। ब्रिज में चढ़ा होली का रंग, बरसाना के लाडली जी मंदिर में लड्डुओं की बरसात के साथ भक्ति का महासंगम। लड्डू होली ब्रिज की प्राचीन परंपराओं का अहम हिस्सा मानी जाती है। पीएम के इजरायल दौरे पर कांग्रेस का तीखा हमला, नेतन्याहू ने दौरा रद्द किया तो मोदी क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान की मांग की। अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस का बिगुल, कर्नल नेगी बोले 4 साल की सेवा से सेना की संरचना पर असर किया, प्रदेश भर में विरोध रैली निकालने का आह्वान। सीडीएस विपिन रावत के संदर्भ में भी अग्निवीर पर उठाए सवाल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तो शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो में जापान के यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ अहम बैठक की। इस बैठक और निवेश प्रस्तावों को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष, खास करके समाजवादी पार्टी पर अपना निशाना साधा है। टोक्यो में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक को उत्तर प्रदेश सरकार निवेश और औद्योगिक सहयोग के लिहाज से बड़ा कदम मान रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आधारभूत संरचना और कानून व्यवस्था में सुधार के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं बनी हुई हैं। आज देश दुनिया के बड़े उद्योगपति प्रदेश में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जर्मनी से लेकर सिंगापुर और जापान तक उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभिन्न देशों का दौरा कर रहा है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का आम नागरिक अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के बाद, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। आज देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी विदेशी दौरे पर हैं। जर्मनी से लेकर के सिंगापुर और जापान में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विभिन्न देशों के भ्रमण पर है और रोज अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं कि लाखों करोड़ के पैकेज के ऑफर मिल रहे हैं और एमओयू साइन और उनको धरातल पर उतारने का काम लगातार जारी है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से अपने प्रतिनिधिमंडल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप देखेंगे कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश राज्य निवेश के मामले में औद्योगिक जगत में नंबर 1 पर आएगा। देखिए, समाजवादी उनके पेट में दर्द है और उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उत्तर प्रदेश का जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से उत्तर प्रदेश में विकास की वजह से नंबर 1 पर आ रहा है। उसका जो आर्थिक हालात बदल रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश का नागरिक, हर नागरिक अपने आप को माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। प्रधानमंत्री 2 दिन के इजरायल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ब्रिज में होली का रंग परवान चढ़ने लगा है। विश्व प्रसिद्ध बरसाना नंदगांव की लठमार होली से पहले बरसाना धाम में लड्डू होली का भव्य आयोजन किया गया। श्री लाडली जी मंदिर परिसर में बरसाना और नंदगांव के गोस्वामी समाज ने परंपरागत लड्डू होली खेली, जिसमें भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। ब्रजमंडल में होली के पावन उत्सव की छटा चारों ओर बिखरने लगी है। इसी क्रम में श्री लाडली जी मंदिर में लड्डू होली का आयोजन किया गया। बरसाना और नंदगांव के गोस्वामी समाज के लोग
पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर पहुंचे और भक्ति रस के बीच एक दूसरे पर लड्डू बरसाकर होली खेली। ढोल नगाड़ों, राधा कृष्ण के जय घोष और भजनों के बीच पूरा मंदिर परिसर रंग और श्रद्धा से सराबोर हो गया। लठमार होली से पहले होने वाली ये लड्डू होली ब्रज की प्राचीन परंपराओं का अहम हिस्सा मानी जाती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ब्रज में अब होली का उत्सव अपने चरम की ओर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में बरसाना नंदगांव की लठमार होली विश्व भर के आकर्षण का केंद्र बनेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित विदेश दौरे पर सवाल उठाए हैं। राजपूत ने कहा कि जब बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने भारत दौरा रद्द कर दिया तो ऐसे में प्रधानमंत्री का इजराइल जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने मांग की है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और विदेश मंत्रालय इस दौरे के उद्देश्य पर एजेंडे का स्पष्ट बयान जारी करें। इजराइल के प्रधानमंत्री अपना दौरा हिंदुस्तान का रद्द करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले नेतन्याहू ने अपना दौरा सुरक्षा कारणों से रद्द किया था, ऐसा लोग बताते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। भाई क्या करने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, कौन से समझौते करने जा रहे हैं, उन समझौतों के मूल में क्या है, ये सारी की सारी बात प्रधानमंत्री कार्यालय को और विदेश मंत्रालय को बतानी चाहिए। और आज की डेट में इजराइल के चूंकि अमेरिका से बड़े क्लोज रिलेशन हैं और जो एप्स्टीन फाइल के लोग हैं उनके भी बड़े क्लोज रिलेशन इजराइल से बताए जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों की व्यापक दृष्टि में विदेश मंत्रालय को बयान जारी करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी वहां क्या क्या करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने ऊपर लगे पॉक्सो आरोपों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग आहत है वो अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय की जानकारी है तो उसे महीनों तक छिपा कर क्यों रखा गया। साथ ही उन्होंने गौ माता की रक्षा को सनातनियों का प्रमुख लक्ष्य बताया। वाराणसी में मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी सरस्वती ने अपने ऊपर लगे पॉक्सो के आरोपों पर कहा कि यदि किसी को यह जानकारी है कि कुछ लोगों के साथ अन्याय हुए है तो उसे इतने समय तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आहत लोग अपने भाव प्रकट करेंगे, ये स्वाभाविक है। अब हम तो कब से कह रहे हैं कि कोई सीडी है तो उसको पब्लिक करना चाहिए, अभी तक तो सामने नहीं आई है। आज जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी पूरे प्रदेश में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके मामले को लेकर क्या कहेंगे इसको? हमारी जानकारी में नहीं है। जो लोग आहत होंगे वो अपना भाव प्रकट करेंगे ही, अपने अपने ढंग से करेंगे। जो 2 बटुकों के साथ जो आरोप लगे और 18 बच्चों के साथ इस तरह का है तो क्या कहेंगे? और अब वो किसी को ये बात में जानकारी है कि कुछ बटुकों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तो उनको छुपा के क्यों रखा है, महीनों से छुपा के क्यों रखा है। दो को आपने सामने रख दिया, कह रहे हैं 18 और छिपे हुए हैं। 18 क्यों छिपा के रखे हैं आपने? जब 2 का कर रहे थे उसी समय 20 का कर देते। अगर 20 के साथ कोई गड़बड़ी हुई है तो आप छुपा के क्यों रखे हुए हो इतने दिन तक? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी जानकारी में है, क्योंकि जब उन्होंने 2 को सामने कहानी बना के ले आए उसी समय से वो कह रहे हैं कि 20 और हैं। तो अब कह रहे हैं कि नहीं 2 आ गए 18 हैं, पहले तो कह रहे थे 20 और हैं, तो 18 और 20 में कैसे अंतर आ गया, ये बात है। और दूसरे, अगर आपकी जानकारी में है तो आपने उसी समय उनकी भी नालिश क्यों नहीं की, बचा के क्यों रखा है? इसका मतलब बताना पड़ेगा। ये लखनऊ जाने वाले हैं आप जो है, तो क्या वो आपका कार्यक्रम चलता रहेगा लखनऊ? नहीं, वो तो गौ माता की रक्षा का कार्यक्रम है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं अपने लोग? वही तो हम लोगों का इस समय सनातन धर्मियों का मुख्य लक्ष्य है कि गौ माता की रक्षा हो। उस कार्यक्रम को कैसे निरस्त किया जा सकता है? किसी व्यक्ति विशेष पर कोई आक्षेप आ गया इतने मात्र से पूरा सनातनी समाज गौ माता की रक्षा की अपनी आवाज ही बंद कर देगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कोर्ट जिस हिसाब से कार्रवाई कर रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? अब कोर्ट है, अपने हिसाब से कार्रवाई करती है। कोर्ट के बारे में क्यों हमसे आप टिप्पणी करवाना चाहते हो? कोर्ट है, कोर्ट अपने ढंग से अपना कार्य कर रही है। अधिवक्ताओं से भी आपकी बातचीत हुई है? अधिवक्ता तो बात होगी नहीं, हमारे अधिवक्ता हैं, हमसे बात नहीं करेंगे। अग्रिम जमानत को लेकर जो है, अग्रिम जमानत के लिए जो भी हमने उनसे कहा था कि जो आप करना चाहें करिए, और सब लोग हमको सहयोग कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी ने अग्निपथ योजना के तहत चल रही
अग्निवीर भर्ती पर सवाल उठाते हुए प्रदेश भर में रैली आयोजित करने का ऐलान किया है। मसूरी के एक स्थानीय होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 4 वर्ष की अकाली सेवा से सेना की परंपरा, अनुशासन और दीर्घकालिक संरचना प्रभावित हो सकती है। कर्नल नेगी ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का उल्लेख करते हुए कहा कि सैन्य सुधार व्यापक विमर्श और चरणबद्ध तरीके से लागू होने चाहिए। उनका आरोप था कि योजना लागू करने से पहले युवाओं, पूर्व सैनिकों और सैन्य विशेषज्ञों से पर्याप्त सलाह नहीं ली गई। उन्होंने चेतावनी दी कि 4 साल बाद बड़ी संख्या में युवाओं का भविष्य अनिश्चित हो सकता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बढ़ेंगी। कर्नल नेगी ने बताया कि सैनिक परिवारों, पूर्व सैनिकों और युवाओं के साथ संवाद कर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। 2022 में अग्निपथ योजना को देश के ऊपर थोपा गया था। थोपा गया इसलिए बोलूँगा क्योंकि नीचे से इसके लिए कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। और हमारा जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनके लिए एक सरप्राइज था कि एक ऐसी योजना थोप दी गई है जिसमें कि सैनिक जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 साल के लिए यूनिट्स को दिया जाएगा और उससे ये उम्मीद की जाएगी कि देश की सुरक्षा में सक्षम रूप से तैयारी कर सके। इसके दुष्परिणाम बहुत हैं, जिसके बारे में 2022 में ही ये हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने बोल दिया था। जैसी हमारी सरकार आएगी, इसको योजना को हम बंद करेंगे, पुरानी योजना को बहाल करेंगे। सबसे पहले तो ये युवाओं के रोजगार के ऊपर बहुत बड़ा आघात है। जो हर साल 80,000 की भर्ती होती थी, वो घट के अब खाली 47,000 हो गई है, और वो भी सिर्फ 4 साल के लिए है। 4 साल के बाद फिर दोबारा से वो बेरोजगार हो जाएगा। उसको किसी प्रकार की रिटायरमेंट के बाद पूर्व सैनिक का ना तो सम्मान मिलेगा और ना ही पूर्व सैनिक का जो बेनिफिट्स होते थे, जैसे कि पेंशन है, CSG है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकार होते थे उसको मिलते थे, ना उसको मिलेंगे, ना उसके परिवार को मिलेंगे। एक छोटी नौकरी करने के कारण जो हमारा सेना की जो परंपराएं हैं, जो सालों साल 100-200 साल पुरानी जो यूनिट्स हैं, उस इतने सालों से यूनिट में काम करने से जो परंपराएं बनी हैं, उस परंपराओं को इसके प्रति बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो सैनिक आएगा वो इन परंपराओं को ना समझ पाएगा, ना आगे ले जा पाएगा, ना इसके नाम पे अपना सीना ठोक के आगे लड़ाई के लिए तैयार हो पाएगा। इसके अलावा जो ये भर्तियां कम हो जा रही हैं, जिससे कि देश में जो हमारी सैन्य शक्ति है वो कम हो जाएगी। तकरीबन 4-5 लाख अगले आने वाले 4-5 सालों में सैनिक कम हो जाएंगे, और वो हमको ऐसे सैनिक मिलेंगे जो कि 75% अग्निवीर होंगे और 25% ही रेगुलर फौज होगी। ऐसी हालात में, और जो वेल ट्रेंड सोल्जर नहीं रहेगा, ऐसी हालात में देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। हमारे बॉर्डर जो हैं सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, हमारा देश सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इन भावनाओं का सरकार को ध्यान रखना चाहिए, युवाओं की भावनाओं को ध्यान रखना चाहिए, सैन्य परंपराओं की भावनाओं को ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, देश की सुरक्षा को मजबूती से रखने के लिए इस अग्निपथ योजना को तुरंत ही ख़त्म कर देना चाहिए और पुरानी प्रणाली को लागू करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रमित करने वाले ये बातें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बात तो इनको, अगर सैनिक को सम्मान नहीं मिलेगा, सैनिक को सुरक्षा नहीं मिलेगी, सैनिक का अगर आगे का फ्यूचर आप उसका निश्चित नहीं करेंगे, ऐसा सैनिक पूर्ण रूप से अपने आप को सेना के लिए, अपने देश की सेवा के लिए अपने को तैयार नहीं कर पाएगा। जब भी उसको ऐसा मौका मिलेगा कि उसको यूनिट के लिए कुछ करना है, उस टाइम सबसे पहले ये सोचेगा कि मेरे आगे नौकरी कितनी बची है, 1 साल बची है, 2 साल बची है, मेरी जिम्मेदारियाँ पीछे क्या है, मेरे परिवार में मेरे को क्या क्या जिम्मेदारी है। ऐसी हालात में आप खुद समझ सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि एक सैनिक जो है इस हालात में अपने को संपूर्ण रूप से देश में समर्पित नहीं कर पाएगा, इसलिए देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन यूनिट्स में, फौज में परमानेंट सैनिक ही आपको भेजना पड़ेगा। इसके लिए जैसे हमारी पॉलिसीज हैं, NCC है, NSS है, ऐसे विंग्स हैं, और ऐसी ट्रेनिंग्स आप बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको देश को मजबूती प्रदान करनी है, देश की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करनी है, तो आपको परमानेंट तौर पर ही फौजी जिसकी उसका भविष्य निश्चित है, ऐसा ही सैनिक आपको यूनिट को देना पड़ेगा। जैसा कि मुझे लग रहा है कि इसके दुष्परिणाम के बारे में आम जनमानस को मालूम नहीं है। इसलिए मालूम नहीं है क्योंकि हमारा मीडिया जो है वो केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में किया हुआ है और बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो हम लोगों को सड़कों पे निकलना पड़ रहा है। हमने इसको आंदोलन का रूप दिया है। मैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हूँ पूर्व सैनिक विभाग का, मैंने बीड़ा उठाया है। मैं हर जिले में, हर ब्लॉक में और बीच में जो भी मुझे मार्केट प्लेस पड़ते हैं वहाँ पे जनसंवाद करता हूँ, और मुझे मेरे सभी DCC के प्रेजेंस ने या BCC के प्रेजेंस से मुझे यकीन दिलाया है इस मुहिम को आगे पहुँचाएंगे। गाँव-गाँव ज़रूरत है कि जन जन तक पहुँचना, उनके इस बारे में बताना, ये हमारी कोशिश है और हमारा संकल्प है कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा और कांग्रेस पार्टी इस अग्निपथ योजना को ख़त्म करके छोड़ेगी।
अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां मोरी के सौड़ साकरी गांव की पावन धरती पर देवगौत मेले और मैती ध्यानी मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। लोक देवता सोमेश्वर महादेव के सानिध्य में आयोजित इस लोक उत्सव में क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, ग्रामीण एवं प्रवासी जन भी शामिल हुए। मेले का शुभारंभ विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना देवडोली के स्वागत के साथ हुआ। मंदिर परिसर में ढोल दमाऊ की मधुर थाप, रणसिंगा की गूंज और भक्तों के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान सोमेश्वर महादेव के चरणों में नमन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। वहीं इस मेले का मुख्य आकर्षण मैती ध्यानी मिलन बना, जिसने उत्सव को भावनात्मक रंग प्रदान किया। विवाह के बाद ससुराल गई बेटियां, जिन्हें पहाड़ी भाषा में ध्यानी कहा जाता है, उन्हें मैती यानी कि मायके पक्ष द्वारा उनका पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ स्वागत किया गया। लोकगीत और पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। यह आयोजन सामाजिक एकता, पारिवारिक मूल्य और परंपराओं के संरक्षण का जीवंत उदाहरण बना। देवगौत मेला केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर और सामूहिक आस्था का एक प्रतीक है। अगली खबर मथुरा से है। मथुरा के छाता क्षेत्र में 7 दिन से लापता 9 वर्षीय किशोर का शव गांव की पोखर में मिलने से हड़कंप मच गया। गांव तरौली जनबू की गढ़फेरी पोखर में शव तैरता मिला, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बरगामा जगने निवासी 9 वर्षीय दुष्यंत 18 फरवरी को अपने निहाल तरौली जनूबी में शादी समारोह में शामिल होने आया था, जहां से वो अचानक लापता हो गया। परिजनों ने थाना छाता में गुमशुदगी दर्ज कराई थी और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। खेतों पर जा रहे किसान ने गांव की प्रसिद्ध गढ़फेरी पोखर में शव देखा और सूचना दी। मृतक की पहचान उसके मामा नारायण सिंह ने दुष्यंत के रूप में की। घटना से नाराज ग्रामीणों ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद स्थिति नियंत्रित हुई। फिलहाल गांव में शोक और तनाव का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने जल्द खुलासे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। हापुड़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लापरवाही और भ्रष्टाचार की कोशिश पर जिलाधिकारी ने सख्त एक्शन लिया है। घटिया व्यवस्थाओं को देखते हुए डीएम ने कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया और संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। दरअसल हापुड़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 517 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाना था। टेंडर प्रक्रिया के जरिए ठेकेदारों को आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब जिलाधिकारी अभिषेक पांडे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो व्यवस्थाओं की हकीकत देखकर हैरान रह गए। निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई, जिसमें से जोड़ों और मेहमानों के लिए बनाया गया भोजन बेहद ही निम्न स्तर का और गुणवत्ताहीन पाया गया। विवाह स्थल पर लगा टेंट कई जगह से फटा हुआ था। अतिथियों के लिए रखी गई कुर्सियां गंदी और टूटी फूटी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने कार्यक्रम को तत्काल रद्द करने का फैसला लिया है। संबंधित फर्म को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सर, आज हापुड़ में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन होना था। 517 जोड़ों की शादी होनी थी, कार्यक्रम स्थगित किया गया आपके द्वारा, क्या वजह रही? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, ये शासन की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के माध्यम से जो वर वधू हैं उनके खाते में, वधू के खाते में धनराशि दी जाती है। पूरे कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है और इसके अलावा उपहार के रूप में भी प्रदेश सरकार की तरफ से नवदंपति को वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए उपहार दिया जाता है। तो कल ये हमारे जो दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको टेंडर के माध्यम से सेलेक्ट किया गया था, एक जिनको विवाह मंडप की खान-पान की व्यवस्था करनी थी और दूसरे वो जिनको उपहारों की आपूर्ति करनी थी, उनके द्वारा जो सामान आपूर्ति की गई और जो मंडप की व्यवस्था की गई, खाने पीने की व्यवस्था की गई, वो निश्चित तौर पर उस श्रेणी की नहीं थी जितने के अनुसार सरकार ने इस योजना के अंतर्गत प्रावधान किया है। लगभग दोनों कामों के लिए प्रति जोड़े 15,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। 517 जोड़ों की शादी हो रही थी, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी धनराशि थी। एक बहुत बड़े स्केल का ग्रैंड आयोजन कराने का सभी प्रतिनिधि इसमें शामिल होते और जब बार बार निर्देश देने के बावजूद भी दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा कार्य में सुधार नहीं किया गया और हमें ये भी समझ में आया कि इनकी मंशा भी जो है वो सरकारी धन को सही प्रकार से इस्तेमाल करने की नहीं है और ना इनका सामर्थ्य है उस प्रकार का आयोजन करने का। तो उस कारण के दृष्टिगत हमने सरकारी धन की बर्बादी रोकने के लिए और इस आयोजन को उसी स्तर पर आयोजित कराने के लिए जैसे कि सरकार की मंशा है, इस आयोजन को हफ्ते 10 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। जितने भी जोड़ों को इसमें आवेदन कराया गया था, जो भी पात्र जोड़े थे, उन सबको इस आयोजन में सम्मिलित किया जाएगा। उनको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ठेकेदार के विरुद्ध ब्लैक लिस्टिंग क्यों ना की जाए उसकी और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई क्यों ना की जाए, इसका शोकॉज भी जारी किया गया है। अगर इनका संतोषजनक जवाब आता है तो इनकी सेवाएं टर्मिनेट कर ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी इनको
इस प्रकार से काम करने का मौका ना मिले, इसके विषय में विभाग से भी कम्युनिकेट किया जाएगा और जो आयोजन किया जाएगा वो निश्चित तौर पर इतना वृहद और इतना अच्छा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का गौरव उससे बढ़े। सर बताया जा रहा है 75 लाख रुपए का टेंडर था और उसे 20 लाख रुपए में निपटाने की तैयारी। देखिए 517 जोड़ों के हिसाब से लगभग 14,500 प्रति जोड़े की गणना आप करते हैं तो मंडप और खान पान की व्यवस्था के लिए इस योजना में व्यवस्था है। और जब इतने बड़े समारोह का आयोजन होता है, इतने सारे जोड़े एक साथ उसमें आयोजन करते हैं, वर वधू दोनों पक्ष से परिवारजन भी सम्मिलित होते हैं, परिवार के लिए भी गौरव का क्षण है। तो जो धनराशि इस आयोजन के लिए उपलब्ध थी उसकी तुलना में बिल्कुल भी उस प्रकार का अरेंजमेंट नहीं किया जा रहा था। कई बार हमारे अधिकारियों ने इनको सचेत करने का प्रयास किया, लेकिन जब इनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी तो फिर हमें इनके खिलाफ कार्रवाई करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर नए सिरे से कराने पर निर्णय लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सर इस सरकारी महत्वाकांक्षी योजना में भी ठेकेदार के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देखिए प्रयास ज़रूर ऐसा कह सकते हैं, उनके द्वारा प्रयास तो किया जा रहा था, लेकिन चूंकि हम लोग ने समय रहते एक्शन ले लिया है तो इस प्रकार से मतलब अगर उनकी इस प्रकार की इरादे भी थे तो उसमें वो सफल नहीं हो पाए। और हमारे सभी अधिकारी हम लोग इस बात के प्रतिकृत संकल्पित हैं कि सरकार की तरफ से एक एक रुपया जो समाज कल्याण विभाग या गरीब कल्याण के लिए आता है वो पैसा सही जगह पे लगे, लाभार्थियों तक पहुंचे। सर बताया जा रहा है पूर्व में भी जिसके फर्म है इसके द्वारा पूर्व में टेंडर लिया गया था। जी देखिए जो टेंडर होता है वो तो पूरे वर्ष के लिए होता है, उस वर्ष के दौरान जितने आयोजन होते हैं उसकी संबंधित जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। लेकिन पूर्व में जो आयोजन था, चूँकि उसमें जोड़ों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, पिछली बार 95 जोड़ों का विवाह हुआ था, तो उस बार चूँकि आयोजन छोटा था तो उसमें इस प्रकार से मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जैसे ही बड़ा आयोजन हुआ तो शायद इनके सामर्थ्य के बाहर का था या फिर इनकी नीयत नहीं थी काम उस तरीके से करने की, इसलिए ये निर्णय लिया गया। सर ये लास्ट मोमेंट पे प्रोग्राम कैंसिल किया गया तो जो निचले स्तर के अधिकारी समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी थी, तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की भी हिलावाली रही है कि लास्ट मोमेंट पे आपको खुद जाना पड़ा और आपके द्वारा ये। देखिए उन सभी पहलुओं पर गौर करते हुए जवाब तलब किया गया है और एक बार जब जवाब आ जाएगा तो उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।